करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में चलते होगी और आपके लिए हर हर समय प्रयास कर रहे हैं हम सही, सटीक और ऑथेंटिक जानकारी देकर और न्यू अप टू डेट प्रश्न जिस प्रकार एग्जाम आ रहे हैं वैसे एग्जाम प्रश्न पढ़ा रहे हैं। आपको बता दें एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी चल रही है, साथ में अदर भर्ती परीक्षाओं के लिए भी काम लाभदायक है। एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट की बात करें, बिहार पुलिस की बात करें, एम पुलिस की बात करें, उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें, जिधर भी बात करो उधर आप काम देने वाला मैथ्स, हिंदी, जीके और साथ में साइंस कवर हो रहा है। और आप पढ़ना चाहते हैं रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए तो आपके लिए भी बहुत साबित होने वाला है, क्योंकि हम उसी का पैटर्न या उसी के प्रश्न कवर करा रहे हैं जो एग्जाम में आने वाला है। और हम आपको बता दें इसमें आपको तीनों पोर्शन मिलेगा, मैथ्स, हिंदी के जीएस, और प्लेस का नाम रहेगा रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी और कांस्टेबल करके। तो कांस्टेबल के लिए हमें जिस प्रकार से पढ़ाया था वैसे प्रश्न आए थे, विद्यार्थी कहना है। और जिस प्रकार से हम एग्जाम तैयारी करा रहे हैं आपके लिए साबितगार होगा, 80-90% आपको फायदा मिलेगा। और एनटीपीसी ग्रुप डी के पिछले ईयर के प्रश्न और साथ में हाल ही में एग्जाम कांस्टेबल के प्रश्न, तीनों को हम प्रश्नों के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तीनों का प्रश्न आपको ले रहे हैं। और हाल ही में एग्जाम हुआ पता ना कांस्टेबल का, उसके प्रश्न भी पढ़ा रहे हैं। चलिए अभी आप देख पा रहे होंगे ये ग्रुप डी का मैथमेटिक्स का प्रश्न है, हम एनटीपीसी का पढ़ा रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल का पढ़ा रहे हैं। चलिए जी आप देख पा रहे होंगे मैथ्स का प्रश्न चल रहा है, टॉप 10 प्रश्न चलेंगे, लास्ट तक देखिएगा। ये आपका ग्रुप डी का प्रश्न है और याद रखिएगा पढ़ना है तो जुड़ें और नहीं पढ़ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लास्ट तक बने रहें और बगल में पेन कॉपी रख के बैठिए, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा और हम विश्वास दिलाते हैं प्रश्न ऐसे ही आने वाले हैं। चलिए, और हमने बताया था कि कांस्टेबल में जो थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा अलग है, कुछ टॉपिक आपको ग्रुप डी एनटीपीसी पे ऐड होंगे जो आप इन वीडियो के बाद समझ सकते हो। यदि एक्स बराबर 2 है, यदि एक्स बराबर 2 है तो माइनस एक्स की पावर 2 कोष्टक बंद कर लीजिएगा, इनटू कोष्टक चालू एक्स माइनस एक्स की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिएगा। बहुत शानदार प्रश्न देखिएगा जी, आप इसे वर्ग मूल या वर्ग या घन भी कह सकते हो या घातांकड़ी का प्रश्न कह सकते हो। देखिएगा हम आपको बता देते हैं, माइनस का माइनस रहेगा, 2 का 2 रहेगा, पावर यहाँ 2 हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, माइनस 2 का 2 रहेगा, पावर में 3 हो जाएगा। अब देखिएगा, अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर j -2 आपकी आधार है, याद रखिएगा। जब आधार क्या हो विद्यार्थियों, समान, कॉन्सेप्ट लिखिएगा, जब आधार समान, नोट लिख लीजिएगा, मैंने जानता आधार समान हो और गुणा करना हो तो घातें जुड़ेंगी, ना समझे। चलिए ठीक है, -2 कोष्टक में बंद हो गया, जो 5, ना समझे। आधार समान हो तो -2 समान हो गया, और गुणा करना हो तो आधार क्या होंगी, जुड़ेंगे। और आधार समान हो और भाग करना हो तो घातें क्या होती हैं, घटती हैं, लिख लीजिएगा, मैंने जानता भाई तुम जानो। चलिए, तो अब देखिएगा जिस प्रकार से अगर आप 2 माइनस में है, जब इसको क्या करोगे आप लोग, फैलाओगे भाई 5 बार, ठीक है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 5 बार, 5 दूना 10, सॉरी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। इस प्रकार से आप देखोगे विषम संख्याएं हैं तो माइनस आपका 32 आ जाएगा, समझे। तो ये आपका आंसर रहा -22, समझे। चलिए, इस प्रकार से हमने समझा दिया है। आधार समान हो, गुणा करना हो, घातें जुड़ेंगी, आधार समान हो, भाग लगाना हो, घातें घटेंगी, याद रखिएगा। ये आपका आंसर होगा इस प्रश्न का, कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, औसत का प्रश्न आया है। जो टॉपिक आपको आ रहे हैं, जो तो हम कांस्टेबल की मैथ्स का पढ़ा है तब भी वही टॉपिक कवर हो रहा है, देखिएगा वही टॉपिक आपको प्रश्न पूछेगा रेलवे में। सोमवार, मंगलवार और बुधवार को औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस था और रविवार और सोमवार और मंगल को औसत तापमान 36 डिग्री सेल्सियस था। यदि रविवार को तापमान 39 डिग्री सेल्सियस था तो बुधवार को तापमान क्या था, ज्ञात कर। देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा सोम मंगल बुध है, ठीक है, सोम मंगल बुध याद रखें, 3 आपको दिन दे के रखा है। अब हम कहते हैं औसत का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, नहीं पता लिख लीजिएगा, संख्या गुणा औसत बराबर क्या होता है, योग होता है। तो हमें संख्या मतलब होता है दिन, 1 2 3, तो 3 दिन संख्या हो गया, औसत कितना है 32 है। जब ये गुणा करोगे 3 दूना 6, 3 3 9, कितना आएगा 96। तो सोम मंगल और बुध का जो तापमान का योग कितना है 96 आ गया, समझे ना। चलिए, ये 96 हो गया। अब वही बात कर रहे हैं हम, रवि सोम मंगल बुध, तो रवि सोम मंगल ये भी 3 दिन है, इनका कितना 36 है, 3 6 18 हो जाएगा, 3 3 9 10 हो जाएगा, मतलब 108। सोम मंगल बुध का 96 टोटल तापमान, रवि सोम मंगल का टोटल 108। अब ये बताओ, हमें दे के रखा रविवार का, अब यहाँ पर तो रविवार है नहीं है। अब देखो यहाँ रवि सोम मंगल का तीनों का टोटल कितना 108 है। अब जब आप रविवार को अलग कर दोगे जिसका तापमान 39 है,
ठीक है। तो यहाँ उदाहरण लेना पड़ेगा, 18 यहाँ 9 हो जाएगा, तो 9 में 3 गए 6 बचेगा, 18 में 9 गए 9 बचेगा। इसका मतलब हुआ कि भाई तीनों का 108 था, उसमें आप 39 घटा दिए तो रविवार का तो निकल गया ना, रविवार का तुम्हें पता है 39 और टोटल पता रवि सोम मंगल का 108, तब 108 में 39 जाएगा तो 69 बचेगा। यही तो सोम और मंगल का होगा, समझे। अब देखो, अब सोम मंगल का तुम्हें पता चल गया है, अब आपको पता है पूरा 96 है, सोम मंगल बुध का 96 है। अब सोम मंगल का तुम्हें पता है कितना है, 69 है ना, है 69 है ना। अब 69 है, जब सोम मंगल का 69 है तो जब 96 तीनों का है तब घटाओगे तो बुधवार को निकल जाएगा। इस प्रकार से यहाँ 8 बच जाएगा, 8 में 6 का 2 बचेगा और इस प्रकार से आप यहाँ 16 हो जाएगा ना भाई। अब कितना जाएगा, 16 में 9 का 7, तो आपका आंसर आएगा बुधवार का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। समझे कि ना, चलिए समझने का कष्ट कीजिएगा, खुद बनेगा फिर। इस प्रकार से हमें प्रश्न औसत का देगा और देगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे जी, आपका डीआई का प्रश्न है और डीआई में आप देख पा रहे लाइन ग्राफ है जी, लाइन ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, दंडालेख हो गया, आय चित्र हो गया, सब प्रश्न पूछेगा। क्या आपके कांस्टेबल में ऐसा प्रश्न आया था? नहीं आया था, नहीं आया था ना, इसलिए बोल रहा था मैं कि कांस्टेबल के कुछ टॉपिक नहीं, कांस्टेबल का पूरा टॉपिक तो ऐड होगा लेकिन कुछ टॉपिक और ऐड होंगे एनटीपीसी ग्रुप डी में, जो आप देख पा रहे होंगे, समझे। तो डीआई का प्रश्न वहां पर नहीं आया था, यहाँ पर आएगा। बीजगणित प्रश्न वहां नहीं आया था, यहाँ पर आएगा। त्रिकोणमिति का वहां नहीं आया था, यहाँ आएगा। तो बात समझने का कष्ट करें, हम आपको सब कुछ एक साथ दिखाएंगे, समझे, जिससे आप समझ सको प्रश्नों का पैटर्न। अब यहाँ पर देखिएगा, आप देख पा रहे होंगे जो आप यहाँ संध्या 2002 1 2 3 4 5 6 तक, और यहाँ आपको डाटा देख रखा है कंपनी बी कंपनी ए, जो देख पा रहे हैं ब्लू लाइन है जो आपको कंपनी ए के बारे में बता रहा है और आपको जो रेड कलर का है जो आपको कंपनी बी के बारे में बता रहा है। हमें देखते हैं आगे प्रश्न क्या पूछा, देखिएगा। वर्ष 2003 और 4 के दौरान, 3 और 4 के दौरान कंपनी बी की कारों की बिक्री में भारी गिरावट आई, भारी गिरावट आई। पिछले वर्ष तुलना में 2004 में कंपनी द्वारा बेचे गए कुल कारों की संख्या में कमी बताना है। 2003 और 4 में जो बेचे गए थे देख लेते हैं। 2003 यहाँ पर 2003 में आपने कंपनी बी की बात कर रहा, मतलब आपको रेड वाला, तो रेड वाला आपको 12, तो 2003 में कितने बेचे आपने, 1200 बेचे थे कार। अब 2004 की बात करें, 2004 में 600 बेच रहे हैं, देखिएगा। तो 2012 में 2003 में 1200 बेचे, 2004 में 600, तो कितना का गिरावट आ गया, 600 कारों का आ गया। तो यही तो प्रश्न पूछ रहा है आपको भाई, तो कितने कारों की संख्या में कमी हुई, आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 600। जी आप याद रखिए, डीआई के प्रश्न बहुत ईजी होता है, समझे, चिंता ना करने का। लाइन ग्राफ, बार ग्राफ आएगा, आपका आय चित्र आएगा, दंडालेख आएगा, पाई चार्ट आएगा, बस आप सीखते रहो, बढ़ते रहो, हम आपके साथ हैं। सही सटीक जानकारी चल रहा है, बस आप पढ़ते रहिएगा, समझे, विश्वास के साथ। और अपने साथियों को जोड़े जो पढ़ना चाहता है, आर्थिक रूप से कमजोर है। हम ऑफलाइन क्लास भी संचालित करते हैं, ऑनलाइन भी, और ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से आपके लिए हम पर डे प्रयास करते हैं कि आपको उपलब्ध करा सकें वीडियो। तो बड़ी मेहनत लगती है विद्यार्थियों वीडियो बनाने, समझाने में और पढ़ाने में, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखो, हम आपके लिए बेहतर काम करते रहें। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, हम आपको टॉप 10 पर दिखाएंगे। मैथ्स रीजनिंग का टॉप 10 प्रश्न चलता है और रीजनिंग सॉरी जी के जेस का आपका चलेगा 25 या 20%। कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा जाता है कि जब 5% छूट दी जाती है, याद रखिएगा 5% छूट मतलब होता है 1/20, तो 20 रुपये में एक छूट दोगे तो 20 रुपया उस पर अंकित होगा और आप किस पर कितने पर बेचोगे, आप लोग 19 पर बेचोगे। तो 20 लिखा था, 19 पर बेची, अभी तो कितने का छूट मिलेगा, एक का। इतना डाटा लिख लीजिएगा, ठीक है, अब लिख लीजिएगा, बगल में पेन को रख के अवश्य बैठिएगा। अगला 33% का लाभ होता है, हम कहते हैं लाभ। देखो, जब भी छूट की कहानी हो तो आपको हमेशा अंकित मूल्य और एसपी पर, अंकित मूल्य को हम एमआरपी ना लिखकर ए लिखते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, आपको अपनी भाषा में समझना है। तो ए मतलब अंकित मूल्य, ठीक है, उसे हम एमआरपी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हम उसको एक के रूप में दर्शाते हैं। तो अंकित छूट की बात हो तो अंकित मूल्य और आपको एसपी पे अनुपात देना है। तो आपको पता कितना आया जी, 20 अनुपात कितना है, 19 आया, समझे। उसी प्रकार जब भी आपको लाभ हानि कह दे, लाभ हानि की बात हो तो हमेशा सीपी और एसपी का अनुपात बनेगा। तो लाभ होता भाई, अगर उस वस्तु का 100 रुपये मूल्य होगा तो 33 का लाभ कब होगा, जब उसको आप 100 रुपये की जगह 133 पर बेचोगे। उसका जो लागत मूल्य 100 रुपये था, 133 बेचोगे तभी तो कितने का फायदा होगा, 33 का फायदा होगा ना। अब देखो, जे सीपी और एसपी का ही अनुपात है, जब भी लाभ हानि हो तो आपको सीपी एसपी रखना है। अब देखो, इसके पहले आपको ए और एस पी आया था, अब हमारे पास एक डाटा कॉमन हो गया, ए अनुपात एस पी अनुपात सी पी, ठीक है। अब देखो, ए कितना आपका 20 था, एस पी पहली बार कितना आया था, आपको पता होनी चाहिए, बताइएगा। एस पी पहली बार कितना आया था, 19 आया था। अगली बार कितना एस पी आया है, 133 आया है। अगली बार देखिएगा, हाँ,
अब CP का मान कितना पास 100 है। अब जो डाटा इधर बैठता है उधर बैठने का ना, और वो तो आपको पता होगा ना अनुपात के प्रश्न कैसे बैठाते हैं। यहाँ जो डाटा बैठेगा वो यहाँ बैठेगा और जो यहाँ बैठेगा वो यहाँ बैठेगा, समझे। अब हमें पूछ रहा है सूची मूल मतलब होता है अंकित मूल। सूची मूल क्रय मूल से कितना % अधिक है, तो अंकित मूल को बोल रहा है कि क्रय मूल से कितना अधिक है। सूची मतलब होता है अंकित, तो कितना अधिक है देखिएगा। आप पहले गुणा कर लेते भाई। अब देखो इन्हें गुणा कर लेते हैं, ये आपके देखिएगा ये कितना बन जाएगा 1900 बन जाएगा गुणा करने पर, ठीक है। सिर्फ हमें इन्हें गुणा नहीं कीजिएगा, इनका काम ही नहीं है, गुणा कीजिएगा 1900 बन जाएगा। कितना 1900 बन गया। उसी प्रकार देखिएगा 0 0 जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2660 और 1900 याद रखिएगा। तो देखिएगा 2660 और 1900 आपको क्या आ गया जी, ये आपका अंकित मूल है और आपका जी CP है। इतना रुपया का कीमत था, इतने पर बेच रहे हो, ठीक है। सूची मूल क्रय मूल से कितना अधिक है, देखो इतना लागत लगा है, इतने पर बेच रहे हो अंकित करके। तो आप देखिएगा कितने अधिक पर बेच रहे हैं 760, नहीं समझ में आया। 760 देखिए 1900 में आप देखोगे 2660 कितना ज़्यादा है, 760 है। और किसमें हमें अधिक बोल रहा है, अंकित मूल पर। अंकित मूल नीचे बैठ जाएगा ना। अब परसेंट की बात करें तो 100 भाई बैठाना पड़ेगा, 2 जीरो चला गया, 19 चौके 76 होता है ना, होता है 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख पाए होंगे किस प्रकार हमने 40% आपको लाके बताया है, समझे। पहला परसेंट से हमने क्या बैठा रहे, ए अनुपात SP अंकित मूल और विक्रय मूल। सेकेंड से क्रय मूल और विक्रय मूल बैठ गया, जो डाटा कॉमन होता है बीच में बैठता है। इस प्रकार से हमने समझा के बताया, समझे। चलिए यहाँ आप समझ जाइएगा, छूट अध्याय का प्रश्न है, लाभ हानि का अध्याय का प्रश्न है, ये डिस्काउंट का प्रश्न याद रखिएगा। और यहाँ पर हम अनुपात का कॉन्सेप्ट लगा दिए। तो ऐसे ही सीखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आपको बननी चाहिए कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा तो आपको पढ़ लेना पड़ेगा। तो अगर आप अध्याय पहले से पढ़ चुके हो या अगर आप सीख रहे हो तो बहुत दिक्कत होने वाला है। अगला पॉइंट देखिएगा, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 361 अनुपात 529 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात। अगर आपको क्षेत्रफल, ध्यान रखें सीधी बात बताएं, अगर आपको क्षेत्रफल दे के रखा है तो 361 का और 529 का क्या निकालना है, वर्गमूल। अगर आयतन देगा तो क्या निकालने का, घनमूल। याद रखें घन आयतन दे के रखा है, भुजा बोल रहा है तो घन निकालने का घनमूल। और आपको क्षेत्रफल दे के रखा है, भुजा कह रहा तो वर्गमूल निकालने का। आयतन के लिए घनमूल और क्षेत्रफल के लिए आप क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल। तो 361 का वर्गमूल कितना होता है, 59 होता है, फिर 19 होगा, क्षमा चाहेंगे। और आप देख पा रहे होंगे 59 हो गया ना। तो 300 आपके पास 61 है जिसका वर्गमूल 19 हो जाएगा। अगर आधा नहीं तो आधा, कम से कम आपको 1 से लगा के 30 तक वर्ग आध होनी चाहिए। अगर वर्ग आध तो आप लोग वर्गमूल भी निकाल सकते हो। और 529 कितने का होता है, 23 का होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा भुजाओं का 19 अनुपात 23, समझ गए ना। वर्गमूल कब लगाओगे, क्षेत्रफल दिया रहे भुजा चाहिए तो। घनमूल कब लगाओगे, आयतन दिया रहे भुजा चाहिए तो। चलिए याद रखिएगा, ऐसा प्रश्न पूछ लेगा भाई, फिर मत कहिएगा बताया नहीं गया। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, समय कार्य का प्रश्न आएगा, पाइप टैंकी का प्रश्न आएगा, समय दूरी चाल का प्रश्न आएगा, रेलगाड़ी का प्रश्न आएगा, औसत का प्रश्न आएगा, अनुपात का प्रश्न आएगा, अनुपात का प्रश्न आएगा, आपको विस्तरण का प्रश्न आएगा, एज का प्रश्न आएगा, संगति का प्रश्न आएगा, एलसीएम एचसीएफ का प्रश्न आएगा, लाभ हानि प्रतिशत बट्टा डिस्काउंट SICI सबका प्रश्न आएगा, समझे। DI का प्रश्न आएगा, त्रिकोणमिति प्रश्न आएगा, ज्यामिति का प्रश्न आएगा। और क्या बता दें आपको, समझ गए। चलिए तो प्रश्नों के माध्यम से आप खुद भी समझ सकते हो किस टॉपिक का प्रश्न आएगा। चलिए एडवांस मैथ्स हो चाहे अर्थमेटिकल मैथ्स हो, आपके एग्जाम में तो आने वाला है। अब हमें यहाँ पर प्रश्न कहता है, ध्यान रखें हम प्रश्नों को साथ साथ हल करते चलते हैं कि नहीं, पढ़ते पढ़ते, इसमें समय लंबा नहीं लग सकता। अगर हमें कहता है P टंकी को 28 मिनट में भर सकता है, कौन P, ये तो बैठाने तरीका पता आपको ना, ठीक है। Q टंकी को 35 मिनट भर सकता है, Q कितने मिनट में, 35 मिनट में। अब इन दोनों के एलसीएम खोजेंगे तो हमें पता है, आपको पता होनी चाहिए, ऐसी संख्या खोजिएगा। अगर आप एलसीएम निकालते नहीं बनता तो सीख लीजिएगा, याद रखें हम यहाँ पर नहीं बता सकते, हमें आपको पढ़ाना भाई, ठीक है। अगर आपको एलसीएम निकालते नहीं बनता सीख लीजिएगा। हम आपको बताते हैं ऐसी संख्या खोजिएगा जो दोनों से विभाजित हो जाए। हम कहते हैं इसका एलसीएम कितना आएगा भाई, बताएं, 140 आएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 28 में भाग लगाओगे 140 में, तो कितनी बार जाएगा जी, 5 बार जाएगा। तो मतलब पी की क्षमता कितनी हो गई, 5 हो गई भरने की। मतलब 1 मिनट में 5 लीटर पानी भर सकता है, समझे। और यहाँ भाग लगाओगे 35 तो कितने में, 4 में जाएगा। इसका मतलब क्यू की क्षमता 4, 1 मिनट में 4 लीटर भरेगा। पूरा पानी कितना भरने का, 140 लीटर भरने का। एलसीएम ही कुल क्षमता होती है जब टंकी और पाइप वाला प्रश्न जाए तो। काम का होगा तो कुल काम होगा। अब देखो P और Q को एक साथ खोला जाता है,
12 मिनट के बाद। अब एक साथ खोलेंगे तो जो 5 भरेगा 9 भरेगा, और 9 गुणा 15, ठीक है। अब देखिए 15 छक्का कितना होता है, फिर 15 नंबर 108। अब आपको देख पा रहे होंगे कि जब 1 मिनट में जो 5 भरता है, जो 4 भरता है, दोनों को चालू करेंगे तो 9 भर देंगे 1 मिनट में। और जब हमें कहता है सिर्फ 12 समझ आएंगे, 12 मिनट तक पाइपों को एक साथ खोला गया, फिर पी बंद हो गया, तो 12 नंबर 108, तो 140 में 108 पानी भर चुका है। यहाँ हम 0 लगा देंगे, यहाँ 3 हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो 3 और आपका 2। अब समझ पाए आप लोग, 140 में 108 पानी भर चुका है, अब 32 लीटर पानी बचा है, तो पी को बंद कर दिया गया। आप बताइएगा, क्योंकि क्षमता कितनी 4 है ना, तो अपनी क्षमता से 32 लीटर पानी भरेगा, तो कुल क्षमता जो बचा वाला वो 32 लीटर पानी है, और क्षमता कितना होगा क्यू का 4, तो 4 अट्ठे 32। तो आपका आंसर आएगा क्यू शेष टंकी को 8 मिनट में भर देगा। और इस प्रकार से प्रश्न बनाना पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न लेके चलते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, नीचे दिए गए आंकड़ों के समुच्चय का अध्ययन करें और उल्लिखित क्रम में इसका बहुलक, माध्यिका और माध्य ज्ञात करें। देखिएगा, अगर आप गणित के विद्यार्थी हैं तो आपको पता होगा माध्यिका बहुलक क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो हम तो बैठे हैं, हम आपको देखिएगा, हम अकेले व्यक्ति मैथ्स भी पढ़ाते हैं, रीजनिंग पढ़ाते हैं, जीके जैसे पढ़ाते हैं, और ऑफलाइन क्लास भी संचालित करते हैं। तो बड़ी वक्त लगती है, मेहनत लगती है, मेहनत पे आप लोग कुछ कमेंट कीजिएगा भाई, और आपको ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, और हम आपके लिए विश्वासघात नहीं कर सकते, सही सटीक जानकारी ही देंगे, समझे। चलिए, बहुलक मीन्स होता है विद्यार्थी, ऐसी संख्या, सुन लीजिएगा, नोट में लिख लीजिए, ऐसी संख्या जो बार बार आई हो, या जिसका जिक्र बार बार हो, या ऐसी संख्या जो बार बार आ रही, बारंबारता, ठीक है, उसे बहुलक कहते हैं, ठीक है। माध्यिका मीन्स क्या होता है आपका, बीच की संख्या। कौन संख्या, बीच की संख्या। और माध्य मीन्स क्या होता है, औसत। सीधी बात बोले, माध्य मीन्स क्या होता है, औसत, समझे। चलिए अब बता देते हैं सिखा के। हमें पहले कह रहा है बहुलक। बहुलक मीन्स ऐसी संख्या जो बार बार रिपीट हो, ठीक है। 9 9 9 9। अब 9 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 4 बार रिपीट हो। 8 8 8 ये 3 बार है, तो सबसे ज़्यादा बार जो संख्या रिपीट होगी वही आपकी बहुलक कहलाएगी। तो हम कहते हैं ऑप्शन नंबर पहला आपका होगा नहीं, क्योंकि हमें फर्स्ट में बहुलक कह रहा है। 8 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर आपका पहला नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, तीसरा चौथा हो सकते हैं, ऑप्शन छाट रहे हैं भाई, समझे ना। अब बहुलक हो गया आपका, ये सॉरी, हाँ बहुलक हो गया। अब माध्यिका मीन्स होता है संख्याओं को पहले कैसे जमाना, आरोही क्रम में जमाना, ठीक है, छोटा से बड़ा लेके चलना, और जो बीच में आएगा वही माध्यिका कहलाएगा। हम कहते हैं सबसे छोटी संख्या कौन है, 5 है, 5 के बाद कौन आएगा, 7, ठीक है, फिर 3 बार आपके पास 8 है, ठीक है, फिर 4 बार आपके पास क्या 9 है। अब जो संख्या आपके पास बीच में होगी वही आपकी माध्यिका कहलाएगी। तो यहाँ देखिए हमने 3 3 बंटवारा कर दिए, यहाँ भी 3 3 कर दिए, यहाँ भी एक यहाँ दे दी, एक यहाँ दे दी, बीच में कौन 8 आया है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा ही, तीसरा राइट होगा फिर, समझे। क्योंकि बीच में हमें संख्याओं को हमेशा कैसे जमाना पड़ेगा, माध्यिका के लिए क्रमागत होनी चाहिए, और बढ़ते हुए क्रम में जो संख्या बीच में होगी वही आपकी माध्यिका होगी, समझे। माध्य मीन्स क्या होता है, औसत। अगर आप देखोगे तो इन सब को संख्याओं को जोड़ोगे आप लोग, ठीक है, तो आपको बता दें 4 बार आपके पास क्या है, आपके पास 9 है, तो 9 चौके आपके कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। और 8 कितने बार, 3 बार, 8 तेरी 24 हो जाएगा, तो ये 24 हो जाएगा आपके पास। इस प्रकार 6 4 10, 10 की 0 हो जाएगा, हाँ 1 बचे, 3 3 3 5 1 6, तो आपका 60 आ जाएगा भाई। और 7 5 कितना, 12 होता है, तो भाई 12 कितना बने, 72 बन जाएगा ना, नहीं बनेगा, 60 और 12 72 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके पास कुल संख्या कितनी, 9 है। आंकड़ों का योग बराबर कुल आंकड़े 9, 9 8 72 आपका आंसर आएगा औसत। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा राइट। हमने बता दिए माध्यिका कैसे निकाल, सॉरी, बहुलक मतलब जो बार बार आए, माध्यिका मीन्स बीच की संख्या आरोही क्रम में जमाने के बाद, और माध्य मीन्स होता है औसत, हमने बता दी निकाल के। चलिए तो आपने सीख गए होंगे, अगली बार इस प्रकार प्रश्न आप बना सकते हो आराम से। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मतलब होता है एचसीएफ कितना, 47 है। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 6627 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब देखो, हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में एक तो ऑप्शन से काम कर सकते हैं। अब एचसीएफ देखो, संख्या यहाँ पर रही होंगी छोटी बड़ी,
ये बड़ी हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी, ठीक है। छोटी संख्या, दो संख्या है माना जाए, दो संख्या तो कह रहा है। छोटी संख्या, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, इन सब का एचसीएफ कितना है आपके पास? 47। समझिएगा, एचसीएफ वही होगा, क्या? एचसीएफ वही होता है जो उन संख्याओं को विभाजित कर दे, समझे? तो 47 एक ऐसी संख्या है जो छोटी और बड़ी दोनों संख्याओं को क्या कर देगा? विभाजित कर देगा। तो जब हमें कह रहा है वो कि बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो ऐसा ऑप्शन खोजो जो 47 से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, समझे? तो हमारे पास इकलौता ऑप्शन वो है 147, यही है 47 विभाजित होने वाला। हम बता चुके, छोटी बड़ी संख्या हो चाहे वो कोई सी संख्या हो, जब भी उनका एचसीएफ निकलेगा वह एचसीएफ उन दोनों संख्याओं को विभाजित कर देता पूरी पूरी। तो हम कहते हैं अगर 47 उन संख्याओं का एचसीएफ है और सबसे बड़ी संख्या 141 है, तो 47 से विभाजित हो जाएगी और हो भी रही है जी, मतलब यही एचसीएफ है। तो यही आपका बड़ी संख्या समझ आएगी, ठीक है। चलिए, ये आपका आंसर रहा। और अगर आप और दिमाग लगाते हो, देखिएगा, तो और दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर आप क्या करना पड़ेगा? यहाँ से एचसीएफ निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। देखो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ होगा, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या हमें नहीं पता, लेकिन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना? 6600 कितना है? 27, यहाँ बैठ जाएगा। पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों गुणनफल बराबर, एलसीएम नहीं पता, एलसीएम एचसीएफ कितना? 47 है। इस प्रकार से 47 को भाग जब 6627 भाग लगाओगे, एलसीएम निकलेगा और एलसीएम आपको बता देगा। एलसीएम निकल गया, अब जो संख्या होगा वो एलसीएम को काट देगा, तो एलसीएम जो निकलेगा और जो भी ऑप्शन उसको विभाजित कर दिया पूरी पूरी, वही क्या कहलाएगा? आपका बड़ी संख्या। तो ऑप्शन नंबर चौथा आपको विभाजित कर देगा, चौथा ने विभाजित कर देगा एलसीएम को, तो आपका आंसर हो जाएगा। और वही करेगा, याद रखिएगा, जो हम इस प्रकार समझा के बता दिए। ऑप्शन से भी कई बार हल करना पड़ता है। फिर अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अभी हमने इसके पहले एक पाइप टंकी का प्रश्न आया था, अब इधर फिर आ गया। आपको सभी प्रकार के प्रश्न एक ही वीडियो नहीं मिल सकते, समझे? तो आपको कम से कम 10, 15, 20, 25 वीडियो देखना पड़ेगा, मैथ्स का चाहे रीजनिंग का, जैसे तब आप समझ पाओगे कि पैटर्न क्या है और कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं। अब आपका 10 प्रश्नों में आप समझ जाओ, वो भी समझ सकते हो भाई कि कौन कौन टॉपिक आ रहा है कि नहीं। पाइप के पाइप की एक पानी की टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। पानी की टंकी खाली होने पर के को अकेला खोला जाता है। जब टंकी आधी हिस्सा भरा होता तो पाइप के को भरा, क्षमा चाहेंगे भाई, क्या बोल दिया। जब पानी की टंकी का आधा हिस्सा पाइप के से भर जाता है, ध्यान रखें, तो एक टंकी को 10 घंटे में के भर सकता है, ठीक है। फिर अकेला पाइप के को खोला जाता है। फिर जब आधी पानी टंकी का भर गया, तो उसी तरह के, किस तरह के जैसे ही 4 पाइप और खोल दिए जाते हैं, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? बहुत शानदार प्रश्न, देखिएगा, मजेदार प्रश्न है। हम एक काम करते हैं, के बैठाते हैं, के 10 घंटे में भर सकता है। अब हमें कह रहा है के जैसे कितने टंकी, कितने? 4। देखिएगा, थोड़ा लिख के समझा दिया अच्छी तरीके से। आपके पास के है 1, 2, 3, 4, उसके ही क्षमता वाले 4 और क्या खोल दिए गए? पाइप खोल दिए गए। अब यहाँ के, अब देखिएगा, सबका एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा? 100 आएगा भाई, 10 10 है, एलसीएम 100 आएगा, मतलब उस टंकी की धारिता कितनी है? 100। याद रखिएगा, इस प्रकार से प्रश्न बनाना पड़ेगा। आपका जो पहला डाटा है, जो पहला डाटा वो कौन है? के किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। अब हमें क्या, उसके जैसे 4, तो 4 हो गए टंकी, ठीक है। अब हम भाग लगाएंगे 10 से, तो कितने आए? 10 आएगा। इन सब का भी 10 आएगा, इन सब की क्षमता 10 10 आ जाएगी, मतलब 10 गुणा 4, तो चारों की क्षमता मिला के कितने हो गई? 40 हो गई, समझे? चारों की मिला के क्षमता 40 हो गई। अब हमें कहता है टंकी आधा भर जाता है। अब टंकी आधा भरेगा, उसकी कुल धारिता 100 लीटर है, आधा भर गया मतलब 50 भर गया, 50 खाली है ना। अब हमें कहता है और फिर 4 और खोल दिए गए, ठीक है। तो भाई 4 खोल दिए गए, तो इन चारों की क्षमता तो 40 हो चुकी है, क्योंकि सबकी क्षमता 10 10 है, और इसकी क्षमता जो पहले से चालू था उसका 10 50 हो जाएगा। अब पूरा 50 हो गया, पांचों की क्षमता मिला के 50 हो गई, और भरना कितना है? 50 ही भरना है। 50 से भाग लगाओगे 1, तो 50 से कम 50, तो जो शेष आधा टंकी भरा था, 4 और 1 मिला के और 5, पांचों पाइपों को एक साथ खोलने पर 1 घंटा में शेष टंकी भर जाएगी। अब देखिएगा, अब 50 भर चुका है आधा, उसके बाद 4 खोला गया, तो हो गया 5, तो 50 को भर दिए, 50 क्षमता मिला के 1 घंटा में, ठीक है। फिर कहता है आपको कि जो पूरा समय कितना लगा, तो भाई 50 वाला जो आधा पानी पहले भर चुका, जैसे कौन भरा था भाई?
के भरा था, जिसकी क्षमता कितनी है पर घंटे 10 लीटर। तो 10 गुना 50 मतलब 5 घंटे चल चुका था पाइप के पहला वाला। उसके बाद उसी क्षमता के 4 और खोल दिए गए, जो 1 घंटा में से इस पानी को भर दिए, तो पूरा लग गया 5 और 1 6 घंटा। अकेला 5 घंटा भरा था और 5 और मिलकर 1 घंटा भर दिए, तो पूरा समय लग गया 6 घंटे। थोड़ा समय लग रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप सीखिएगा, ये आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आपको लास्ट प्रश्न दिखाएंगे। लास्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, टॉप 10 प्रश्न दिखाते हैं, तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहें, बहुत कुछ मिलेगा। आप ऐसे नहीं कि ऊपर देख लिए 2-3 प्रश्न निकल लिए ना, पूरे 10 के 10 देखिएगा, आपको सीखने को मिलेगा, याद रखिए, गारंटी देते हैं। और ऐसे एग्जाम प्रश्न आएंगे, हम कांस्टेबल के जिस प्रकार से एनटीपीसी ग्रुप डी के पिछले ईयर के अप टू डेट प्रश्न पढ़ाए थे, वैसे प्रश्न आया था, समझे। चलिए, विश्वास दिलाना पड़ता है भाई, कहीं को विश्वास नहीं होता है, नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं भाई, इसके लिए हम सही जानकारी दे रहे हैं ना। आप अगर एग्जाम देकर आए होंगे तो आपको पता ही होगा कि हम सही दे रहे हैं। हमें क्या, यदि 11 से जो 13 अंकों की संख्या है, 11 से विभाज्य एक्स का मान ज्ञात करो। अगर आपको 11 का विभाज्य नियम पता है तो आराम से प्रश्न बना सकते हो। देखिएगा, हमें काम करते हैं, देखो 11 का नियम कहता है, इसके पहले भी आपको प्रश्न आ चुका, विभाज्यता का नियम प्रश्न आएगा। 11 का नियम कहता है एक एक संख्या छोड़ के जोड़ दो, मतलब विषम स्थान की संख्या और सम स्थान की संख्या का योग, विषम स्थान की संख्या का योग, सम स्थान की संख्या का योग का अंतर अगर 0 या 11 का गुणज होगा तो वो आपका 11 से विभाज्य होगा। ठीक है, इसके प्रश्न पहले आ चुका है। 3 5 8, ठीक है, इस प्रकार 3 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, x जोड़ेगा, 8 जोड़ेगा, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास डाटा क्या आएगा, देखिएगा, हम आपको शॉर्ट बता देते हैं, आप समझ लीजिएगा भाई, है कि नहीं। इन सब का योग आएगा 29 प्लस x, ठीक है जी, हो गए जी। भी सम स्थान की संख्या हो माइनस सम स्थान की बात करें, देखिएगा सम स्थान मतलब आप जो बच गए वो सम स्थान कहलाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर आपस 4 8 6 3 1 9, इन्हें जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 31। तो विषम स्थान की संख्या का योग हो गया, सम स्थान की संख्या का योग का अंतर 0 होनी चाहिए। तो अब हमें 0 अंतर करना है, तो क्या 31 यहाँ पर है तो यहाँ पर 31, यहाँ 2 हो जाएगा। तो देखिए 29 प्लस 2 कितना बनाएगा 31। इसका मतलब आप देखिएगा 31 माइनस 31 कितना हो गया, 0 हो गया। अब 0 आ गया मतलब वो संख्या 11 से क्या विभाज्य है। इसका मतलब x का मान हमने कितना रखा भाई, 2 रखा है, तब 31 आया है, तब अंतर 0 आया, बस हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से आप समझ पाए होंगे x का मान क्या होगा, आपका 2 होगा। तो इस प्रकार से आपको विभाज्यता का नियम का प्रश्न आपको पढ़ना पड़ेगा और विभाज्यता का नियम आपको पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब आप प्रश्नों को बना सकते हो। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर, शेयर करें। और उस विद्यार्थी के पास शेयर कर जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता, आर्थिक रूप से कमजोर है, वो हमारे माध्यम से और आप उसके माध्यम से, आपके माध्यम से वो पढ़ सके कि जानकारी किस प्रकार से रेलवे तैयार किया जाता है और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, बनाया कैसे जाता है। हम आपके साथ हैं, सही सटीक जानकारी देना हमारा मकसद है और आपको तैयार कराना हमारा मकसद है। रेलवे तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी ग्रुप डी की और अदर भर्ती परीक्षाओं की, तो भी तैयार रह जाइएगा। यही जानकारी आपको हर भर्ती परीक्षाओं में काम देने वाला है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।